तो हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर मुगल साम्राज्य। अब तक सेवन्थ क्लास के 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों और संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, विविधताएं मतलब भिन्नताएं, यानी कि अलग अलग, जहाँ के लोग और संस्कृति इतनी अधिक अलग अलग रहन सहन और बोलचाल सब इतनी विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सकें। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान जहाँ पर वो रहते थे, दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। उनका निवास स्थान कौन सा था? दिल्ली का लाल किला। और यहाँ से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को क्या करते हैं? संबोधन करते हैं राष्ट्र को। मुगल कौन थे? मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे एक तरीके से, यानी कि मुगल कौन थे? मंगोल शासकों के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक के थे और पिता की ओर से वो तैमूर वंश के थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उजेबागों से संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंश होने पर पिता की साइड से थे, उस पर गर्व महसूस करते थे। ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 यानी कि 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चित्र 2 में देखेंगे तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। 1702 से 12 मध्य में तैमूर है और उसके दाहिने ओर उसका पुत्र मीरान शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। उसके बाद अब्बू सैद बाबर का दादा, तैमूर की बाईं ओर सुल्तान के मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और 5वें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। उसकी दाईं ओर क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। कुल मिला के ये पूरा इनका खानदान है। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। किसने? बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी
को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है। पहला शासक कौन था? बाबर। 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष थी। 12 वर्ष में ही उसने किस पर उज्बेकिस्तान के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ गई। अनेक वर्षों तक भटकने पर 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। किसने? बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुगल फौज अभियान पर मुगलों और अहोम अध्याय 7 में, सिखों अध्याय 8 और 10 में, मेवाड़ और मारवाड़ अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करें। साफविद ईरान से अकबर हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा, बीजापुर के अधिग्रहण के से दक्कन में युद्ध अंत हो गया। किसके? गोलकुंडा और बीजापुर। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण मतलब छीन लिया, एक तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है। से दक्कन में युद्ध का अंत हो गया। चित्र 4 में 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोपों और गोलाबारी के पहली बार इस्तेमाल हुआ। ये बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। ठीक है। फिर क्या आता है? मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से 1530 ने 1526 पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा संगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। किसने? बाबर ने अपने शासनकाल में। उसके बाद कौन आया? हुमायूं। 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 में शासन किया। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज में। किसने? शेर खान ने हराया हुमायूं को कितनी बार? 2 बार। 1539 जीतने के 9 वर्ष बाद और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने का बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने साफविद शाह की मदद ली। ईरान गया, भाग के ईरान चला गया हुमायूं ने फिर सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। फिर कौन आया? अकबर। 1556 से 1605 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली अवधि 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान, किसको? संरक्षक जो था बैरम खान, अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना, अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1559 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ठीक है। फिर दूसरा विभाजन है 1570 से और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। सैनिक अभियान वो होते थे, अपनी सेना भेजते थे राजा उसमें किसी भी प्रदेश में, तो उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेते थे, उसे बोलते थे सैनिक अभियान। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए।
1569 और 80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1569 से 1580 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए जो विद्रोह ने और जटिल कर दिया। फिर तीसरा विभाजन 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसमें अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। कहाँ पे? दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाया। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। किसने? जहांगीर ने। मेवाड़ के सिसोदियों शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिक्कों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जहांगीर जब मरने वाला था अंतिम वर्षों में, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, खुर्रम जो बाद में शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के लिए प्रयास किए जो असफल रहे। किसकी पत्नी ने? जहांगीर की पत्नी ने, नूरजहां ने शाहजहां को। शाहजहां कौन था? राजकुमार खुर्रम, जो कि ये है शाहजहां। 1627 से 1658 दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है। ओरछा पर और बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। कांधार दोबारा किनके हाथ में चला गया? सफाविदों के हाथ में। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 और 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। कब? 1657 और 58 शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत अनेक तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। ठीक है। फिर आता है औरंगजेब का शासन 1658 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ फजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। मारवाड़ के राठौर और राजपूत ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था, क्या कारण था इसका? आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। कब? मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। सफाविद कहाँ भाग गया? ईरान भाग गया। दूसरा, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी।
अकबर ने विद्रोह किया तो उसने औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंधन स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। औरंगजेब के मरते ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। ये अकबर के शासनकाल में है, 1605 में। कश्मीर पर विजय 1586, फिर पटना 74, बंगाल 1574, मालवा 1561, गुजरात 1572। ठीक है। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थी? मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। सहदायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकारी विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मतलब यह था बराबर बराबर बांट दिया जाता था, समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। ठीक है। ये जैसे ये बांटते थे। शाहजहां के बाद इनमें तीनों में लड़ाई हुई जिसमें औरंगजेब की विजय हो गई, तो ऐसे थे। या फिर जैसे ये है, बराबर बराबर बांट दिए गए थे एक में। मतलब बराबर बराबर बांटते थे वो। ठीक है। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कच्छवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका 1 को फिर देखें। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। कुछ शासकों ने तो स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली और कुछ को उन्होंने मार दिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। उन्होंने पराजित तो किया परंतु अपमानित नहीं किया। पराजित किया और उनकी जो जागीर थी उसे नहीं छीना, उसे वापस कर दिया। बदले में क्या करा, उन्होंने ये कहा कि उनके अंडर काम करेंगे, मुगलों के नीचे वो काम करेंगे जो हार गए, जैसे मेवाड़ और सिसोदिया सब। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 देखें और गौर करें। जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ, देखते हैं तालिका 1 में। औरंगजेब मराठों और छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, विरुद्ध प्रबंध किया। उत्तर भारत में सिखों और जाट मराठों के विद्रोह का सामना कर उससे लड़ाई करते रहते थे और क्या होता था। राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था आंतरिक राजनीति।
उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने में भाग निकले। लड़ाई करते रहते थे बीच बीच में, यही सब था। मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार कौन कहलाए? मुगलों की सेवा करने वाले नौकर। ठीक है। फिर मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए एक पद, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ये जात की श्रेणियां हैं। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल में तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 69 हो गई। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। सैन्य उत्तरदायित्व सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार मिलते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, तथा और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें क्या कहते थे? जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर के लिए एकत्रित करते थे, न ही उन पर प्रशासन करते थे। मनसबदार के पास क्या था? राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ठीक है। जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों को सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है। ये चित्र 5 क्या है? अपने सवारों के साथ मनसबदार अभियान। ये मनसबदार और ये उनके सवार उनके साथ अभियान चलाते थे। शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्टाचार अफसर रिश्वत लेते, एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। ये गरीब किसान को सजा दे रहा है कर अधिकारी, और ये भ्रष्टाचार। जब्त और जमींदार
मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ठीक है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। किससे? किसानों की। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री डोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ क्या करते थे? विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। मेन जो कर आता था वो कहाँ से आता था? किसान से। अब ये किसान स्टार्टिंग में विद्रोह कर देते थे तो मुगल इन्हें इग्नोर करते थे, यानी कि इतना ध्यान नहीं देते थे। तो धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ने लगे, इनकी मांगे बढ़ने लगी, तो मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को एक तरीके से चुनौती मिल गई। ये क्या है? अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। 3 जिल्दों में लिखा अबुल फजल ने यह इतिहास। कौन? अबुल फजल। ठीक, ने क्या लिखा? 3 जिल्दों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। क्या लिखा? अकबरनामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोलों का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी को सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का संख्यांकी विवरण है। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। ये अकबर है और ये अकबरनामा लेते हुए हैं। अकबर की नीतियां नजदीकी से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। इनके विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में मिलते हैं। अकबर की नीतियां किसमें मिलती हैं? अकबरनामा और आईने अकबरी में। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाए, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। दीवान क्या काम करता था? एक होता था सूबेदार, ठीक, और एक होता था दीवान। ठीक है, सूबेदार का क्या काम होता था? राजनीतिक और सैनिक कार्य करना।
यानी कि सुरक्षा का काम। और दीवान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का, दीवान क्या होता? दीवान होता था वित्तीय अधिकारी, ये वित्त वगैरह देखता था। अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शीश, सैनिक वेतन अधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्माधार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक, कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी, इन सब का सहयोग था उसे। फिर जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। उससे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकर मोहर बताती है, उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी व्यवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये किसने कहा? गोल मोहर के अनुसार था ये कथन। ये क्या है? ये नूरजहां का फरमान है। नूरजहां का फरमान ऐसे होता था। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई, जिनमें से कुछ क्या हो गए थे? भ्रष्टाचारी हो गए थे, भ्रष्ट हो गए थे। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेवसाइट पादरियों, रोमन कैथोलिक थे जो जरदुशत धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। धर्म की चर्चाएं कहाँ होती थी? धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म मामलों पर चर्चा कहाँ होती थी? इबादत खाना मामलों पर चर्चा होती थी। ठीक है। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा कर सकती हैं। ये असमानता और विभाजन, मतन्नता बिल्कुल अपने एक मत मान लिया, उसी पर अड़े रहे, एकदम अंधे एक तरीके से। और धार्मिक रीति विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। ठीक है। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। संयुक्तता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीतिशास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। ठीक है। ये चित्र 9 है। चित्र 9 क्या हो रहा है? ये सब विद्वान लोग बैठे हैं सभी धर्मों के। ठीक है। ये लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं इबादत खाना में। ये इबादत खाना में चर्चा कर रहे हैं विभिन्न धर्मों के मामलों पर। ठीक है। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकबत खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की।
मकबतक खाना, ये क्या है? अनुवाद स्थान, जहाँ पर अनुवाद किया जाता था। किसका? संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में। महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रजनामा, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। सुलह कुल, अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सर्विक शांति, हर जगह शांति, सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। फिर आगे 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। ठीक है, परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। बहुत बड़ा भाग किस पर लगा देते? वेतन और वस्तुओं पर। इस खर्च से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाता था। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर अन्यत्र में देख लेते हैं राजा और रानियां। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ओटमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल है। उसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया।
मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इन नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। ठीक है। अकबर के समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603। ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629। इनसे कहीं ज्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ वेसिलिएविच कैसे नाम है 1530 से 1584, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, अलग अलग लोग रहते थे, इनको जोड़ना कठिन था, तो मुगल शासकों ने सबसे बड़ा काम यही करा, इनको जोड़े रखा। मुगल कौन थे? माता की साइड से तो मंगोल थे, पिता की साइड से तैमूर वंश के थे, जिस पर ये अपने आप को तैमूर वंश कहने पर गर्व भी करते हैं। ठीक है। मुगल सैन्य अभियान चलाते थे। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। ठीक है, जिसने काबुल का 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। ये घटनाएं, प्रमुख अभियान और घटनाएं समर्थकों पर आया था, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। ये अकबर के बारे में आ जाता है थोड़ा सा। 1556 से 1605। कब गद्दी पर बैठा? 1556 में। ठीक है। फिर जहांगीर शासक। उत्तराधिकारी की परंपराएं क्या थी? उत्तराधिकारी परंपराएं ये थी, मुगल शासक बराबर बराबर बांटते थे। अगर 3 पुत्र हैं, तीनों में एक एक प्रांत बांट दिया ऐसे। अन्य शासकों के संबंध कैसे थे? संबंध में क्या था, या तो अपनी इच्छा से समझौता तो कर लेते थे, कुछ पैसे देकर या फिर कुछ सेना वगैरह का समझौता कर लेते थे, या फिर वो युद्ध होता था, युद्ध में उनको हराकर उनका इलाका ले लेते थे, या फिर उनसे कुछ समझौता कर लेते थे। ऐसे ही मुगलों ने अपना जो नीति थी उनकी ऐसी थी, उनको पराजित करते थे, अपमानित ना करते थे, इसलिए मुगल भारत में ज्यादा शासन कर पाए। ठीक है। मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार कौन होते थे? जो मुगलों की सेवा करते थे। नौकरशाह जो मुगलों की सेवा करते थे वो क्या होते थे? मनसबदार होते थे। मनसबदार का काम क्या था? राजस्व एकत्रित करना था, और इनका मेन जो था, मेन कहाँ से आता था? कर वो आता था किसानों से कर आता था, जिसे ये जब्त कहा करते थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में ये है। अकबरनामा किसने बनाया? अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। ये एक ही पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आता है। अकबरनामे में क्या था? अकबरनामा में उसकी नीतियां थी, अकबर की नीतियों के बारे में जिक्र था। ठीक है। फिर ये 2 प्रांत उसमें बटा था, 2 हिस्सों में बांटते थे ये सूबे का। सूबेदार होता था एक,
जो सैनिक और राजनीतिक, यहाँ पर है, कहाँ गया, ये राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करता था। और जो दीवान होता था वो वित्तीय काम करता था। और इतना कुछ है नहीं। हाँ, एक ये है धर्म के मामलों पर जहाँ पर चर्चा होती थी उसे क्या कहते थे, इबादत खाना। इबादत खाना कहते थे जहाँ पर धर्म के मामलों पर चर्चा होती थी। बस यही है, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है अब। तो ये वाला अध्याय पूरा हो चुका है। अब अगले अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।